Dear students, welcome back. Yes, this time for CPET Odisha, MA Political Science, जिसका एग्जाम मुझे बताया गया है कि 10th मई को है, चेक कर लेना। और इसमें मैंने एक सीरीज शुरू किया था कुछ वीक पहले, जिसमें थीम वाइज पास्ट 3 ईयर को एनालाइज करके आगे के एग्जाम के लिए आपको हेल्प करने की कोशिश थी। उसकी पॉलिटिकल थ्योरी आई होप आप लोगों ने देखा होगा, इसमें भी लिंक दी गई है, आप उसको क्लिक कर सकते हो। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जो 25, 24 और 23 के जो एक्चुअल पेपर हैं सीपीईटी की पॉल साइंस के, उसमें से चुन के निकाले गए हैं वो क्वेश्चन जो डब्ल्यूपीटी के कहे जा सकते हैं, और उसको लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ। मैं हमेशा बोलूंगा इस सीरीज में कि मेरी बातों को गौर से सुनना, लिखे हुए को नहीं, क्योंकि ये बहुत हड़बड़ी में बना है आपको हेल्प करने के लिए, आपको और जामिया में जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो सुनना गौर से मैं क्या बोल रहा हूं। एडिशनल कई आपको एग्जाम में आएंगे। सो लेट अस बिगिन। यदि आप जामिया के एग्जाम को दे रहे हैं पॉल साइंस या आईआर, 10 तारीख को जो है पॉल साइंस है, और शायद 24 या 25 को, अभी तो काफी दिन है मई में, आईआर एंड एरिया स्टडी है। यदि आप उसको दे रहे हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जामिया, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का। पॉल साइंस की सुपर रिवीजन क्लासेस जो है वो कल से शुरू हो रही हैं, फुल लेंथ मॉक भी, और आपको बोनस में मिलता है 15 थीम वाइज मॉक और एग्जाम प्रेप स्ट्रेटजी एंड लाइव सेशंस एंड गाइडेंस। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ ये भी ध्यान रखें कि आपको आईआर के लिए सब्जेक्टिव की भी गाइडेंस मिलेगी वंस द पॉल साइंस एग्जाम इज ओवर ऑन 10th में। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं नॉमिनल कॉस्ट, तो आप नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर भेजें paulsciencehelp@gmail.com पे। यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो ये बुक, यदि ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस किसी भी बुक के लिए, और यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिक 1000 बेस्ट एमसीक्यू, यदि साउ दे रहे हैं तो आपको एक यूनिक बुक मिलती है जो कहीं आपको नहीं मिलेगी। और यदि आप जामिया की या सीपेट दे रहे हैं या सीपीजी दे रहे हैं, एमयू, तो आपके लिए ये गोल्डन बुक है। ये बुक्स जो है सभी अमेजन पे मिलते हैं, अमेजन पे नोशनल प्राइस, मतलब इतनी कम में कि आप हैरान रह जाएंगे। ऑफ कोर्स वो किंडल वर्जन है जिसको आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, अब तो सभी ऑनलाइन ही बुक पढ़ते हैं। आप अमेजन पे जाएं, वहां पॉल साइंस हेल्प लिखें, आपको सारी बुक दिखेंगी, लेकिन इसकी डायरेक्ट क्लिकेबल लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आइए सबसे पहले जो सबसे लेटेस्ट पेपर है सीपीईटी की 2025, उसमें से देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन डब्ल्यूपीटी के हैं। यहाँ पे आपको एक ही साथ बहुत सारे बंच में क्वेश्चन मिल रहे हैं, और थोड़ा सा स्कैनिंग विद प्रॉपर नहीं है, सॉरी फॉर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मार्क्स। एक तो पहले मैं ये बता दूं कि ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, ऑलमोस्ट लड्डू क्वेश्चन से भरा हुआ है, मतलब बेहद इजी क्वेश्चन। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डब्ल्यूपीटी से एकदम इजी क्वेश्चन आएंगे इस बार भी, और आपको 100% करना है। याद रखना, एक ही दो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू मार्क्स, इसमें देखो वेलफेयर स्टेट मार्क्स ने कुछ नहीं कहा था। यूटोपियन सोशलिज्म तो मार्क्स ने ना डिराइड किया था, एक तरह से मजाक बनाया था। दूसरा था उन लोगों को जिनको वो मानते थे कि वो साइंटिफिक नहीं, अपने को वो साइंटिफिक सोशलिस्ट कहते थे। तो यूटोपियन उन्होंने चार्ल्स फूरियर, सेंट द सेमन, प्रोधन, क्रोपोटकिन और ये रॉबर्ट ओवन, इन सबको उन्होंने जो है करा दिया था यूटोपियन सोशलिस्ट। अपने को वो साइंटिफिक सोशलिस्ट बोलते थे, तो साइंटिफिक सोशलिज्म आप कह सकते हो, ना कि इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, जो कि बर्नस्टीन के साथ आता है, एडवर्ड बर्नस्टीन, यदि आप कभी पढ़ो तो, जर्मनी के। हु सेड स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, वी ऑल शुड नो। हेगेल है, मतलब स्टेट को ऐसे एकदम भगवान जैसा बना देना। अरिस्टोटल भी लगभग इसी टाइप की बात करते हैं। और हमारे जो थिंकर हैं, मनु हैं, चाहे कौटिल्य, वो भी स्टेट को बहुत ऊपर पेडेस्टल पे रखते हैं। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स किसने दिया? आप इससे आसान क्वेश्चन आप क्या सोच सकते हो? ये डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट था, दो दुनिया। एक दुनिया है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन से। उसको प्लेटो ने कहा ये विजिबल वर्ल्ड है, शैडोई वर्ल्ड है, छाया का वर्ल्ड है, माया है। जो एक्चुअल वर्ल्ड है ना, वो केवल एजुकेशन से जो नॉलेज हम प्राप्त करते हैं तभी हम देख पाते हैं, और वो वर्ल्ड है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, वर्ल्ड ऑफ आइडिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटी होने का आइडिया क्या है, ब्यूटी, ये वर्ल्ड, ये अलग दुनिया है, वो यदि आप नॉलेज आपको है तो। और यहाँ पे किसी ब्यूटीफुल आदमी को देखते हो, तो बस उस ब्यूटी को वो कुछ समय के लिए धारण करता है, कुछ समय बाद उसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी, लेकिन ब्यूटी होने का आइडिया अचल है, अमर है, अजर है, कभी मरता नहीं है, वो हमेशा रहता है।
थ्योरी ऑफ फॉर्म प्लेटो। हु यहाँ पे रूसो हैं, जनरल विल के लिए जान लो। एरिस्टोटल जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए जान लो, थ्योरी ऑफ कॉजेशन के लिए जान लो। हु प्रपोज दैट सोशल इनइक्वलिटी आर जस्टिफाइड इफ दे प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द वर्स्ट ऑफ। ये एक्चुअली में रॉल्स के जो डिफरेंस प्रिंसिपल है उसका ये एक लाइन में है, इसको तो 5 बार पढ़ के याद कर लो। जो दबे कुचले मार्जिनलाइज गरीब लोग हैं यदि उनको डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा ज्यादा हक मिलता है तो ऐसी इनइक्वलिटी जो है उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। लिबरल इगैलिटेरियन व्यू, डिफरेंस प्रिंसिपल, सोशल इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जॉन रॉल्स। यहां देखते हैं मिल, जेएस मिल, इनको याद करो हार्म प्रिंसिपल के लिए। माओ को याद करो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन इन चाइना, जो कि पीजेंट बेस्ड था, मतलब किसानों को लेकर के कल्चरल रिवॉल्यूशन के लिए भी याद कर सकते हो। ग्रेमिस्ची को याद करो हेजेमनी के लिए, हेजेमनी कॉन्सेप्ट। who believed that the democratic revolution and nationalist revolution were linked with each other and dependent on each other। यहाँ पे माओ का जो एक वर्क है द न्यू डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, उसको याद करो। उसमें इन्होंने ये बात कही थी कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट होता है इंडिपेंडेंस होने का और जो डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन होता है कि डेमोक्रेसी बनना है, दोनों जुड़े हुए हैं। यदि आप इंडिपेंडेंट होगे तो डेमोक्रेसी के साथ ही होगे, रिपब्लिक होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? यदि एक राजा से दूसरे राजा के पास चले गए, माओ। यहां लेनिन देखते हैं इनको जो डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन के लिए जानो, वैनगार्ड पार्टी के लिए भी जानो, और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के लिए भी। लॉक को आप नेचुरल लॉ थ्योरी के लिए जान सकते हो और फादर ऑफ लिबरलिज्म के लिए। who believe that the goal of the utilitarian state is liberty rather than happiness। अब ये क्वेश्चन जो है ये इनवैलिड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन ने बहुत सारे स्टूडेंट को परेशान किया होगा। इनफैक्ट ये कोई भी कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि जेएस मिल जो है, इसका सही आंसर तो इन्होंने जेएस मिल दिया था। जेएस मिल लिबर्टी के चैंपियन, ऑन लिबर्टी लिखा था, आपको पता है। लेकिन वो पहले यूटिलिटेरियन थिंकर थे, तब जो है वो एक लिबर्टी के थिंकर थे। और यूटिलिटेरियन कोई भी थिंकर होगा तो उसके लिए पहला जो होगा वो प्लेजर या हैप्पीनेस ऊपर होगा, इवन लिबर्टी से। लेकिन मिल कहते हैं कि लिबर्टी इसेंशियल है हैप्पीनेस के लिए। यदि आपको लिबर्टी नहीं है, आजादी नहीं है कहने की, कुछ करने की, जिससे किसी को हार्म ना हो, हार्मफुल्स को, तो फिर क्या है हैप्पीनेस? तो लेकिन फिर भी ये कहना कि ये यूटिलिटेरियन स्टेट का जो फर्स्ट एम लिबर्टी होगा हैप्पीनेस, ये बिल्कुल गलत है। इसको मत मानना। इसको ऐसे समझो, हु बिलीव दैट गोल ऑफ द यूटिलिटेरियन स्टेट इज हैप्पीनेस rather than liberty, but liberty के चैंपियन जरूर थे। इनवैलिड क्वेश्चन। who used the term veil of ignorance? veil of ignorance we all know, मतलब हमारे आंख पे पट्टी नहीं, हमारे दिमाग पे पट्टी है। तभी हम बैठ करके जो है न्यूट्रल वे में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं जिससे थ्योरी ऑफ जस्टिस बनती है ओरिजिनल पोजीशन में, जॉन रॉल। क्योंकि हमें यदि पता होगा कि हम मर्द हैं कि औरत हैं, हम अमीर हैं कि गरीब हैं, हम किस कास्ट, क्रीड, रिलीजन में जन्म लिए हैं, तो हम फिर बायस्ड हो जाएंगे। तो बायसनेसनेस को खत्म करने के लिए, भेदभाव को खत्म करने के लिए जो जो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस को, समाज जब बन रहा होता है तो उनके आंख पे पट्टी होनी चाहिए। आर्ट मतलब ये इमेजिनेशन है, ये एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा सोचो यदि ऐसा हो तभी वो जो थ्योरी ऑफ जस्टिस अच्छी बनेगी। अब आप यहाँ पे सोचो कि यदि वेल ऑफ इग्नोरेंस हमारे सारे एमपीज को हो जाए, जैसे ही वो पार्लियामेंट में घुसे उनको वेल ऑफ इग्नोरेंस हो जाए, तब समझो कि कंट्री में कितनी ब्यूटीफुल लॉ बन सकती है। क्योंकि सभी जो है वो मतलब केवल भले के लिए बनाएंगे, जनरल विल जिसको कहते हैं। हॉब्स यहाँ पे दिखते हैं, लवाइथन के लिए याद कीजिए, एब्सोल्यूट सॉवरेन के लिए याद कीजिए, एब्सोल्यूटिज्म के लिए याद कीजिए, और फादर ऑफ नेगेटिव लिबर्टी के लिए याद कीजिए। Who argued that absolute power of the sovereign on the basis of an irrevocable contract among the people to surrender their natural right to the authority। वही मतलब एब्सल्यूट, जहां एब्सल्यूट वर्ड आए ना, एब्सल्यूट सॉवरेन, वहां पे हॉब्स को याद कीजिए। मैकियावेली को याद कीजिए आप, प्रिंस के लिए, द बुक प्रिंस के लिए, वेटू के लिए, फॉर्चूना के लिए। मोरालिटी को पॉलिटिक्स से अलग करने के लिए मैकियावेलियन पॉलिटिक्स कहते हैं, रियल पॉलिटिक। और फर्स्ट थिंकर जिसको मॉडर्न थिंकर आप कह सकते हैं, सेक्युलरिज्म के लिए, नेशनलिज्म के लिए, नेशन स्टेट के लिए। और ही चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, रेनेसा टाइम। हु वाज द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ द लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट? ऑफ कोर्स पहले जो थे, जो लिबरलिज्म के फादर माने गए, वो जॉन लॉक थे। बाद में ही और कोई आते हैं।
हॉब्स जो है लिबरल थ्योरी नहीं देते हैं, एब्सोल्यूटिस्ट थ्योरी देते हैं, रूसो लॉक के बाद आते हैं। मैकियावेली इस टाइप की कोई थ्योरी देते नहीं है, लिबरल थ्योरी नहीं देते स्टेट की। वो तो अलग टाइप की बात करते हैं, जो राजा के द्वारा मोनार्की एंड रिपब्लिकनिज्म। हु डिस्क्राइब इंपेरियलिज्म एज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इनफैक्ट लेनिन ने इसी नाम की बुक लिखी है, इंपेरियलिज्म एज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इसका मायने क्या है ये भी समझ लेना। Who argued that state exists not only for the continuation of life but the sake of good life। अभी आपने देखा स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, उसी टाइप की बात। स्टेट जो है इतनी बड़ी चीज है कि उसमें ही रह के यूडोमोनिया कोई इंडिविजुअल प्राप्त कर सकता है। यदि स्टेट के अंदर कोई नहीं रहना चाहता तो या तो वो गॉड है या वो बीस्ट है। एरिस्टोटल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यू दैट जनरल विल इज द फाउंडेशन ऑफ लेजिटिमेट लॉ। जनरल विल का नाम आते ही रूसो। जनरल विल क्या है? वही जब आंख पे आपकी पट्टी बंधी हो और आपका दिमाग जो है केवल सबके भले के लिए सोच रहा हो, अपने हायर सेल्फ से सोच रहे हो कि जान भी दे देंगे समाज के लिए, परिवार के लिए, उस थॉट से जब जा करके आप डिलिब्रेशन करते हो, कानून बनाते हो, तो यही जनरल विल है। मतलब समाज के भले के लिए जो सबकी मिल के जो सोच होती है, जनरल विल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यू दैट द जनरल विल इज द फाउंडेशन। ये तो मैं कर चुका हूं। फॉर whom द थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग एसोसिएटेड। अभी सब एकदम लड्डू क्वेश्चन है, मैं ऐसे लड्डू बनाता हूं। प्लेटो, मतलब एजुकेशन बेस्ड शासन, जहां पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, इसको आप एरिस्टोक्रेसी भी कह सकते हो। ये एक अच्छी बात है समझने के लिए। इसको इसको रेजिम, जिसको एरिस्टोक्रेसी, पढ़े लिखे लोगों, फिलोसफर किंग का शासन। व्हाट अकॉर्डिंग टू हॉब्स आर द फंडामेंटल ह्यूमन मोटिवेशन। ह्यूमन मोटिवेशन जिस पे बेसिस उन्होंने बनाया वो है फियर और सेल्फ इंटरेस्ट। इनफैक्ट सेल्फ इंटरेस्ट जान बचाने की, फियर सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे ही हॉब्स ने पूरी थ्योरी बनाई है। नॉट कॉमन गुड, इंडिविजुअलिज्म था। हैप्पीनेस, एनार्की एंड हैप्पीनेस भी ये कोई मतलब ह्यूमन मोटिवेशन नहीं है। फियर एंड सेल्फ इंटरेस्ट ये थोड़ा मिलता जुलता है। हु आर्ग्यूज दैट ह्यूमन फ्रीडम इज इम्पॉसिबल अंडर कंडीशन ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव सोशल रिलेशन। ये कौन कहेंगे? इन सब में यदि आप देखो तो एक्सप्लॉयटेटिव सोशल रिलेशन जो क्लास के चलते होती है, कैपिटलिस्ट वर्सेस लेबर क्लास, जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो कि एक्सप्लॉयटेटिव होती है, एलियनेशन होती है, सताया जाता है, मार्क्स और कौन बोलेंगे। यहाँ बर्लिन देखते हैं, ईसाया बर्लिन जो एक लिबरल थिंकर है, वैल्यू प्लूरलिज्म के लिए जाने जाते हैं, और जो कि निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को दो खाने में बांटते हैं, बाइनरी अपोजिशन। नॉजिक दिखते हैं, जो एक बहुत ही फेमस लिबर्टेरियन थिंकर हैं, along with Frederick Hayek and Milton Friedman। लिबर्टेरियन थिंकर वो होते हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एकदम सैक्रोसैंक्ट मानते हैं, स्टेट को बिल्कुल नाइट वॉचमैन मानते हैं, एंड मार्केट एंड फ्री मार्केट ट्रेड एंड वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कोई फोर्स नहीं स्टेट को करना है। अब यहाँ देखो चार स्टेटमेंट है। अब यहाँ तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत अभी हड़बड़ी में बना रहा हूं तो मैं आपको सही पढ़ रहा हूं। देखो यहाँ पे देखो, लिबरल ट्रेडिशन, चलो मैं पढ़ी। लिबरल ट्रेडिशन जो है इगैलिटेरियनिज्म, समतावाद, इक्वल वर्थ। कभी भी लिबरल ट्रेडिशन ये नहीं बोलेगा सबको इक्वल वर्थ वेल्थ कर दो, नहीं बोलेगा। मतलब वेल्थ का डिफरेंस रहेगा लेकिन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो ये गलत है। सोशलिस्ट ट्रेडिशन जो है इगैलिटेरियनिज्म का, वो कहेगा कि इक्वल राइट एंड फ्रीडम होनी चाहिए, तो लिबरल कहेगा। एक्चुअल में देखो तो लिबरल ट्रेडिशन इक्वल राइट एंड फ्रीडम बोलेगा। अब यहां देखते हैं, लिबरल ट्रेडिशन इगैलिटेरियनिज्म एम्फेसिस इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम, ये कहेगा। सोशलिस्ट ट्रेडिशन जो है ना, ये कहेगा इक्वल वेल्थ कहेगा, सोशलिस्ट ट्रेडिशन। तो इसका मतलब है ये भी गलत होगी। सोशलिस्ट ट्रेडिशन इगैलिटेरियनिज्म एम्फेसिस बिलीव दैट जस्टिस एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आर नॉट अपोज टू ईच अदर। नो, उल्टा है। यदि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है तो जस्टिस नहीं है, सोशलिस्ट। तो सी केवल सही है। ये क्वेश्चन अच्छा है, डिफिकल्ट है, चारों आपको पढ़ के सोचना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रोवाइड्स द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट सोशल एक्सक्लूजन। ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट है। सोशल एक्सक्लूजन, कास्ट के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, गरीब अमीर। अब इसमें जब आप देखोगे ना, सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड मार्केट, एक्टिव रोल ऑफ स्टेट इन सपोर्टिंग मार्केट फोर्सेस, तो बिल्कुल आपको सोशल एक्सक्लूजन क्या हटाएगा। ऑथोरिटेरियन स्टेट क्या सोशल एक्सक्लूजन, एक ही है। वेलफेयर स्टेट जो सबके भले के लिए सोचता है, वो जरूर सोशल एक्सक्लूजन को हटाने के लिए काम करेगा। इसलिए सबसे अच्छा है वेलफेयर स्टेट। यहां पढ़ लो। Who proposes that justice prevails when every departure from equality can be rationally justified। यही है डिफरेंस प्रिंसिपल। फिर से इन्होंने पूछ दिया, मतलब इनइक्वलिटी को टॉलरेट किया जा सकता है इनकम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में, यदि वो ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो। इसी बात को वो कह रहे हैं, जॉन रॉल। अब आओ 2024 के क्वेश्चन को बहुत तेजी से देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर द स्टेट एज द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द बोर्जोजी? स्टेट काम करता है बोर्जोजी कैपिटल क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और आगे बढ़ाने के लिए। मार्क्स। इसको जो है, इस व्यू को इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट कहा गया। मतलब कि स्टेट बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट फर्दरेंस। इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए इंस्ट्रूमेंट, औजार की तरह यूज होता है। लेकिन बाद के जो थिंकर थे मार्क्सिस्ट लाइक लुई अल्थुजर और उनके शिष्य निकोलस पोलंजा, उन्होंने कहा मार्क्स ठीक से समझ नहीं पाए। स्टेट, कैपिटलिस्ट स्टेट इतना छोटा काम नहीं करता कि केवल बॉर्जोजी क्लास के इंटरेस्ट के लिए काम करता है। नो, वो बहुत बड़ा काम करता है। वो जो कैपिटलिस्ट समाज है उसकी जो सोशल रिलेशन है, जिसको सोशल स्ट्रक्चर कर सकते हो, उसको वो क्रिएट करता है और उसको मेंटेन करता है। इस व्यू को स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट कहा गया। तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू एंड स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू में फर्क समझता। कार्ल मार्क्स हैं, चाहे बाद के जो थिंकर राल्फ मिलिबेंट हैं, वो सब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट है। एंड लुई अल्थुजर एंड निकोलस पोलंजा स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू थे। यहाँ आपको हेबर मास दिखते हैं, जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के सेकंड जनरेशन के सबसे बड़े थिंकर हैं, जो जाने जाते हैं डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के लिए और कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी के लिए। इंडिविजुअल कंसेंट टू द गवर्नमेंट दे आर बीइंग गवर्नड अंडर। देखो, कॉन्सेंट थ्योरी जो है, एक्सप्रेस कॉन्सेंट वर्सेस टैसिट कॉन्सेंट। कॉन्सेंट आप सहमति देते हो, इसीलिए आप पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि आपके सहमति से ही सरकार बनी है। कॉन्सेंट थ्योरी जैसे ही आए, एक थिंकर का नाम याद करो, वो है जॉन लॉ। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, लेजिटिमेसी का बेसिस कॉन्सेंट, सहमति। Who among the following is regarded as the child of Renaissance? मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, चाइल्ड ऑफ रेनेसा। सब कुछ बदल रहा था, यूरोप करवट ले रहा था और पॉलिटिकल साइंस भी करवट ले रहा था इन द थॉट्स ऑफ मैकियावेली। नेशन स्टेट, नेशनलिज्म, रिपब्लिकनिज्म, सेक्युलरिज्म, मॉडर्न। हु रोट द बुक ऑन लिबर्टी? इसका डेट याद रखो, 1859। मैं मेमोरी से बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद हो गया है। जेम्स मिल जो है, वो फादर थे जॉन स्टुअर्ट मिल के, जेरेमी बेंथम के फ्रेंड थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत बड़े ऑफिसर थे। ध्यान रखना कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी अपनी कैरियर की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरशाह के रूप में किया था। यहाँ पे ह्यूगो ग्रॉटियस दिखते हैं, ह्यूगो ग्रॉटियस जो डच हैं, और ये इंटरनेशनल लॉ के फादर माने जाते हैं, जो जस्ट लॉ थ्योरी देते हैं और कई सारी थ्योरी ये देते हैं लॉ से रिलेटेड, इथिक्स से रिलेटेड, इन इंटरनेशनल रिलेशन, खास करके लॉ से रिलेटेड। What was the book written by Marx to counter the book Philosophy of Poverty? इनफैक्ट प्रोधन, जो अपने को एनार्किस्ट कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं, इन्होंने एक बुक लिखा, प्रॉपर्टी इज थ्रेट, प्रॉपर्टी इज सॉरी इन्होंने एक बुक लिखा, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, ये बुक। और इस बुक में उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी जो है वो थेफ्ट है, चोरी है। प्रॉपर्टी क्या है? जब भी आप प्रॉपर्टी जमा करते हो, कहीं से चुरा के ही करते हो प्रॉपर्टी, क्योंकि समाज में तो सबको बराबर हिस्सा है। प्रॉपर्टी का मतलब ही है चुराना, जो प्रॉपर्टीज थे। इस बुक के अगेंस्ट में मार्क्स ने लिखा पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, बस पलट दिया उन्होंने। मार्क्स बहुत ही चतुर चालाक थे चीजों को पलटने में। उन्होंने आइडियलिस्टिक डायलेक्टिक आइडियलिज्म आइडियलिज्म की जो डायलेक्टिक थी हेगल का, उसको जस्ट सर को पैर और पैर को सर बना दिया, मेटेरियलिस्टिक डायलेक्टिक बना करके। और उसी तरीके से प्रोधन का जो फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी था, उसको सर के बल खड़ा कर दिया और बना दिया पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। उसमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया प्रॉफिट इज थेफ्ट। जो प्रॉफिट है वो जो है, लाभ जो है वो थेफ्ट है। दोनों को समझना, ये बुक भी समझना, बहुत जगह पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस थिंकर ने इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। पहले समझो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, चलो इसका आंसर पर बताता हूं। ये है एंटोनियो ग्रामस्ची। एंटोनियो ग्रामस्ची इटालियन थे, मुसोलिनी के टाइम में लिखते थे। मुसोलिनी ने इनको जेल में बंद कर दिया, वो उसी जेल में पड़े पड़े इन्होंने प्रिजन नोटबुक लिखा, काफी साल तक जेल में रहे, और बहुत साल बाद प्रिजन नोटबुक जो है रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया कि बिना फोर्स के, डंडे के भी कैपिटलिस्ट जो कॉम होता है, वो जो वर्कर पे शासन करता है, आराम से करता है, और वर्कर खुशी खुशी उसके शासन को, एक्सप्लॉयटेशन को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग ही ब्रेन वॉश हो जाता है थ्रू आइडियोलॉजी। और यहीं पर उन्होंने कहा कि इसमें किसका रोल है? पुलिस का रोल नहीं है, आर्मी का रोल नहीं है, डंडे का रोल नहीं है, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का रोल है। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल वो इंटेलेक्चुअल हैं जो किसी क्लास से निकलते हैं, जैसे कैपिटलिस्ट क्लास, वर्कर क्लास, और अपने क्लास को के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान का यूज करते हैं, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। एंटोनियो ग्रामस्ची। इसके अगेंस्ट उन्होंने कहा एक ट्रेडिशनल
इंटेलेक्चुअल होते हैं जो किसी क्लास को बिलोंग नहीं करते हैं। वो बड़े ही महान होते हैं, वो हर क्लास की बात करते हैं, उससे किसी क्लास को फायदा नहीं होता। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स वो है जो हेजेमनी लाते हैं। यहाँ पे टॉगलियाटी देखते हैं, जो मैंने देखा है कई एग्जाम में पूछा जाता है, सीयूईटी पीजी ने भी पूछ दिया था। इनका पूरा नाम था पैल्मीरो टॉगलियाटी, इटालियन थे। इन्होंने, ये सोशलिस्ट थे। इन्होंने कहा कि सोशलिज्म हर कंट्री में अलग अलग फ्लेवर लेकर के आएगा, कोई ऐसा नहीं है कि यूएसएसआर हमें डिक्टेट करेगा कि कैसे कम्युनिज्म सोशलिज्म लाए। तो इन्होंने पॉलीसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, ध्यान रखना, पॉलीसेंट्रिज्म याद कर लो। थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ रॉल्स कंबाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है जो बहुत पुराने जमाने से आ रहा है, मतलब 10 सालों से ही पूछा जा रहा है। देखो, रॉल्स जो है ना, उन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी को, मार्केट इकोनॉमी जो उस समय की थी, बाजार व्यवस्था वाली, मतलब लिबरल कैपिटलिज्म, और उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या वेलफेयर स्टेट से मिला दिया। 1970s में वेलफेयर स्टेट सर्च करके बोल रहा था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वेलफेयर पॉलिसी, ये सही है। बाकी हम देखोगे पीपुल्स डेमोक्रेसी नहीं, क्योंकि पीपुल्स डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये भी याद कर लो, पूछा गया है। तो रॉल डायरेक्ट डेमोक्रेसी के तो पक्षधर थे नहीं, तो यही गलत हो जाता है। ये दो तो सही है, ये गलत है। यहाँ पे देखो लिबरल डेमोक्रेसी सही है, लेकिन कमांड इकोनॉमी नहीं। कमांड इकोनॉमी मतलब जिसको आप कहते हो कि स्टेट सब कुछ डिसाइड करेगा, मतलब स्टेट ही डिसाइड करेगा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, नो। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सही है, लेकिन ये गलत है। यहाँ सोशलिस्ट डेमोक्रेसी कभी नहीं, बाकी मिक्स्ड इकोनॉमी भी नहीं, वेलफेयर स्टेट केवल एक सही है। तो इसलिए सही आंसर है बी। अब देखो लास्ट 2023 के क्वेश्चन चलो देखते हैं। प्लेटो वाज डिसिपल ऑफ, चलो ये सब बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, सोक्रेटिस। एंड प्लेटो का डिसिपल, डिसिपल मतलब शिष्य, प्लेटो का शिष्य था अरिस्टोटल। हु सेड फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल लाइफ, इस तरह की बातें देखो। फैमिली यदि कहो कि सोशल लाइफ का बेस है ना, एक तो ये एरिस्टोटल ने कहा है डेफिनेटली, उसके अलावा जो है रूसो ने भी कहा है, उसके अलावा मैजिनी ने भी कहा है। ये तीन थिंकर फैमिली को एकदम नीचे रखते हैं, लेकिन यहाँ तो बाकी दो कोई कंपटीशन है नहीं, तो अरिस्टोटल। सेंट अगस्टाइन यहाँ दिखते हैं इनको, ये जो फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिज्म के संत हैं, ये वन ऑफ द फाउंडर। 4th सेंचुरी या 5th सेंचुरी एडी में लिखते थे, जिस समय में क्रिश्चियनिटी को जो है अपनाया गया था यूरोप में। उसके पहले तो समझिए, यदि आप क्रिश्चियन हैं तो आपको परसिक्यूशन किया जाता था। तो सेंट अगस्टाइन ने एक बुक लिखा था, सिटी ऑफ गॉड। इन्होंने सिटी ऑफ गॉड वर्सेस सिटी ऑफ मैन का डिफरेंस दिया था, पढ़ना क्या था उन्होंने। और इन्होंने बहुत फेमसली कहा था, इफ जस्टिस इज टेकन अवे, व्हाट द स्टेट इज नथिंग बट ए बैंड ऑफ रॉबर्स। हु वॉज नोन एज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, कितनी बार मैंने अभी आपको बता दिया, मैकियावेली। क्यों? सेकुलरिज्म, स्टेट चर्च को अलग करो, मॉडर्न नेशन स्टेट की परिकल्पना, रिपब्लिकनिज्म, रियल पॉलिटिक, मोरल एंड पॉलिटिक्स को अलग करना एंड ऑल। यहाँ आपको जीन बोदिन दिखते हैं, ये फ्रेंच थे और फर्स्ट मॉडर्न थिंकर हैं जिन्होंने कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया। सॉवरेनिटी क्या होती है? एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल कम्युनिटी में वो अथॉरिटी जिसके ऊपर कोई नहीं है, इवन वर्ल्ड में कोई नहीं है, इंटरनल एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑथर एंड वर्क, कौन कौन रॉन्ग है? तो देखो, मैकियावेली ने आर्ट ऑफ वॉर लिखा था, लेकिन सुन जू जो चाइनीज थे, और माओ जेदांग उन्होंने भी लिखा है, याद रखना। हॉब्स ने लेवाइथन लिखा है, एब्सोल्यूट सॉवरेन। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है 1762 में। और जेएस मिल आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि तीन सही होगा तो चौथा गलत होना ही है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन जो है, ये जेरेमी बेंथम की बुक है, 1823, याद कर लेना, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। हु वाज द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? वी शुड नो, रूसो। यहाँ मॉन्टेस दिखते हैं जिन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉ नाम का बुक लिखा 1748 में, जिसमें कि सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेशन था, जो कोर बन गया मॉडर्न डेमोक्रेसी का। मॉन्टेस्क, ये भी फ्रेंच थे। हु वाज कॉल्ड द रिलक्टेंट डेमोक्रेट? वी ऑल शुड नो जॉन स्टुअर्ट मिल, क्योंकि इनको सबसे अधिक चिंता थी कि जो समाज में बहुत कम जो पढ़े लिखे लोग, विद्वान होते हैं, जो अपनी इनोवेशन करते हैं, दिमाग चलाते हैं, उनको जो है मेजोरिटी, जो कि टीमिंग मासेस, जो कि अनपढ़ होते हैं, मॉब होते हैं, वो बहुत ज्यादा वो सोच नहीं पाते हैं, उनमें उतना ज्यादा इंटेलेक्ट नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी यदि होगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो यही भीड़, यही कम पढ़े लिखे लोग जो है इन माइनॉरिटी को कुचल देंगे, और इवन गलत बातों के लिए उस माइनॉरिटी को मनाएंगे, नहीं तो तू मान, नहीं तो तेरे को डंडा मारेंगे। दैट इज टिरेनी ऑफ मेजोरिटी, जेएस में। इसलिए ये रिलक्टेंट डेमोक्रेट, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन माइनॉरिटी को कैसे रक्षा करें, उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा था। हु सेड इंपेरियलिज्म इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म? आप देखो क्वेश्चन रिपीट करते हैं, सीपीईटी और जामिया दोनों क्वेश्चन रिपीट करने के लिए फेमस है। ऑफ कोर्स यू शुड नो लेनिन। यहाँ फेडरिक एंगल दिखते हैं, जो मार्क्स के साथ काफी कुछ लिखते हैं, लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स भी देते हैं, ध्यान रखना।
Who was associated with the concept of hegemony among the following? Again question repeat हो रहा है Gramsci. What did Mao Zedong name his plan to industrialize China? उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए थे, बहुत इनोवेटिव। उसमें से एक था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड उन्होंने चलाया था। चेक कर लेना, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, या मुझे लगता है यस, माओ जेदांग का ही तो। मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, मेरे से बोल रहा हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ कुछ दिया है, उनकी जो लॉन्ग मार्च है वो देखना क्या था। और 100 फ्लावर कैंपेन थी कि सोचो सोचो, हमें ही बुराई करो लेकिन सोचो, इनोवेट करो। कल्चरल रिवॉल्यूशन था कि जो ऐसे लोग जो हमारे विचारधारा से नहीं मिलते उनको तो हमें हटा देना है, वेरी डेंजरस। बहुत लोगों को मारा गया था। 2 bombs 1 satellite टेक्नोलॉजी, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, सैटेलाइट प्रोजेक्ट, 3 एंटी एंड 5 एंटी कैंपेन। मतलब समाज में जो बुराइयां हैं एंटी, उसको पहचानो, उसको हटाओ। आलस, करप्शन, निपोटिज्म एंड ऑल, 3 एंटी एंड 5 एंटी कैंपेन, माओ। Read the following statement and identify the one which is not correct. Not correct. चलो, Gramsci was a humanist Marxist. Yes, वो humanist थे। वो जो है ह्यूमन के लिबरेशन की बात करते थे, कोएर्सन से कैसे मुक्त हुआ जाए उसकी बात करते थे। ह्यूमनिस्ट मार्क्सिस्ट थे। इनको आप नियो मार्क्सिस्ट भी कर सकते हो। इनफैक्ट ये इतने बड़े मार्क्सिस्ट थिंकर हुए कि ग्रामेसिसियन जो है एक अलग ही ट्रेंड चला। Gramsci saw religion as an active mode of experiencing social and historical reality। ये बिल्कुल सही है। पढ़ना, और आप चैट जीपीटी पे भी देखे पढ़ सकते, इसका क्या मीनिंग है। Gramsci's concept of super structure was not based on 2 element, political society and civil society। ये गलत है, नॉट को हटा दो, was based on 2 element। उन्होंने कहा कि जो सुपर स्ट्रक्चर है ये है बेस, जिसमें कि इकोनॉमिक रिलेशन, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इकोनॉमिक लाइफ है। और उसके ऊपर जो है हमारा लाइफ बेस्ड होता है स्टेट, लॉ, मीडिया, सिविल सोसाइटी, आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर। जो हम जीते हैं वो सब इस इकोनॉमिक प्रोडक्शन से ही गाइडेड होता है मार्क्स के अनुसार। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, इस जो ये जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें होती है सिविल सोसाइटी और उसमें होती है पॉलिटिकल सोसाइटी। जो पॉलिटिकल सोसाइटी है वो आपको देखता है स्टेट, उसकी कोर्ट कचहरी, आर्मी, पुलिस, मार्च, लाठी डंडा, रूल, कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक सिविल सोसाइटी होती है जो पॉलिटिकल सोसाइटी से हट के होती है। उसमें आपको दिखेगा विद्वान, उसमें दिखेगी बुक्स, आइडियाज, आर्ट, डिस्कोर्स, टीवी, नॉवेल, फिल्म। और वहां पे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कर रहे होते हैं हेजेमनी। और उसी से जो वो स्टेट, जो डंडे वाली स्टेट है ना, वो शासन करती है। अदरवाइज उड़ जाएगी यदि ये सिविल सोसाइटी ना हो, वहां पे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हेजेमनी ना बनाए। ग्रामस्ची। सो सी जो है वो गलत है। तो यहां पढ़ लो, पॉलिटिकल सोसाइटी डंडे की जोर वाली है, द स्फेयर ऑफ कोएर्सन। सिविल सोसाइटी जो है स्फेयर ऑफ कॉन्सेप्ट, स्फेयर ऑफ हेजेमनी क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट। सो ओके डियर स्टूडेंट, आपको मजा आया होगा आई होप। और एक और वीडियो जो है कल लेकर के मैं आऊंगा, जिसमें इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चन है सीपीईटी के वो एनालाइज करेंगे। दैट विल बी द लास्ट वीडियो जो आपके लिए मैं बनाऊंगा। आई होप कि आप बहुत अच्छा करोगे और अपने पेपर को शेयर करोगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे जो आपके होने वाली है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं आपको, यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर आप सबको बताएं, ये आपका कर्तव्य है, जिससे कि अधिक से अधिक देखने से आपको क्या फायदा है। मैं यदि इंकरेज होता हूँ, मेरी टीम इंकरेज होती है, तो आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं, वो भी फ्री में। इसीलिए आपको करना चाहिए। इट्स ए योर ड्यूटी कि इस बात को फैलाएं, वर्ड टू माउथ फैलाएं कि ये सर की ये वीडियो है, इसको देखो। ऐसा नहीं कि नॉलेज, कभी आप याद रखो, ज्ञान केवल शेयर करने से बढ़ता है, इसलिए मैं शेयर करता हूँ। मेरी नॉलेज भी आज भी आपको ये बक बक करते हुए मैं कुछ ज्ञानवान हुआ, समझिए, मेरी नॉलेज बढ़ती है। इस तरह आप भी यदि शेयर करोगे तो शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और यदि आप सुपर रिवीजन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो जेएमआई का, और मॉक सीरीज आप लेना चाहते हो सीपेट, एएमयू, सीपीजी का, और या आप यूजीसी नेट के लिए देख रहे हो इसको, और आप जून के आईआर, या यदि आप पॉल साइंस का लेना चाहते हो, तो इन सब के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं मेल, नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर paulsciencehelp@gmail.com पे। वेबसाइट है paulsciencehelp.in, ईमेल है paulsciencehelp@gmail.com, टेलीग्राम चैनल है @paulsciencehelp, और ट्विटर @paulsciencehelp। कोई आपको कठिनाई इन सब के स्पेलिंग में है नहीं, POLSC हेल्प। इस तरीके से आप मुझसे मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। ओके देन, मिलेंगे जल्द ही एक और PYQA
थीम वाइज लेकर के, या तो जामिया का या सीपीईटी का, नेक्स्ट परहैप्स होगा सीपीईटी डब्ल्यूपीटी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।